डियर फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे भारत के संघात्मक शासन की विशेषताएं। तो उसमें हमने अध्ययन किया था जो संघात्मक शासन की जो पहली विशेषता है उसके बारे में, इस संविधान द्वारा शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। ठीक है, तो हमने बात की थी कि दुनिया में दो तरह की शासन व्यवस्था होती है। शासन जो है शक्तियों के केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के आधार पर। ठीक है, तो एकात्मक शासन की चर्चा की थी हमने और संघात्मक शासन की चर्चा की थी। एकात्मक शासन वह शासन होता है जहां शक्तियों का केंद्रीकरण एक स्थान पर होता है, यानी केंद्र सरकार के पास ये सारी शक्तियां होती है। जबकि संघात्मक शासन में शक्तियों का विभाजन केंद्र और उसकी इकाइयों में होता है। इसके दो मॉडल पर चर्चा की थी। अमेरिकन मॉडल, जिसमें राज्य जो है आपसी सहमति से संघ का निर्माण करते हैं, इसका मतलब उन्हें संघ से अलग होने की भी छूट है। दूसरा भारतीय मॉडल, जिसमें हमने चर्चा की थी कि केंद्र के द्वारा जो है कार्यकुशलता के आधार पर और शासन को उचित संचालन के लिए जो है क्या है इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। तो केंद्र विभाजित करता है इकाइयों को, ठीक है, इसलिए उन्हें राज्य से जो है संघ से अलग होने की छूट नहीं है। तो ये दो मॉडल दुनिया भर में संघात्मक शासन के हैं। अब बात करते हैं कि भारत का जो संघात्मक शासन है उसकी अलग विशेषताएं हैं अन्य संघ। प्योर संघात्मक अगर कहें, शुद्ध रूप से संघात्मक शासन जो है वो अमेरिका में मौजूद है। ठीक है, और शुद्ध रूप से एकात्मक शासन जो है वो इंग्लैंड में है। ठीक है, और भी कई उदाहरण पढ़े थे हमने। तो अब बात करते हैं कि भारत के संघात्मक शासन की क्या विशेषता है। इसके बारे में हमने पहली चर्चा कर ली थी कि संविधान द्वारा शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। संविधान द्वारा शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। तो इसमें हमने चर्चा कर ली थी कि भारत का जो संविधान बना है, संविधान निर्माताओं ने जब संविधान तैयार किया था, संविधान निर्माता इस बात को जानते थे कि एक मजबूत संघ स्थापित होना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए संविधान में जो है शक्तियों को स्पष्ट रूप से विभाजन कर दिया गया है। इसके लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं। 3 सूचियों के द्वारा शक्तियां जो है वो केंद्र और राज्यों में विभाजित की गई है। पहली जो सूची है वो संघ सूची है, संघ सूची यूनियन लिस्ट। दूसरी जो है वो राज्य सूची है। ठीक है, और तीसरी सूची हमने जो चर्चा की थी वो है समवर्ती सूची। ठीक है, तो मूल संविधान के में हमने चर्चा की थी कि मूल संविधान में जो है वो संघ सूची में 97 विषय रखे गए थे, राज्य सूची में जो है 66 विषय रखे गए थे और समवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए थे। ठीक है, बाद में इनमें कुछ बदलाव भी हुआ है, इसको कम करके और समवर्ती में डाला गया है, तो अभी वर्तमान में 61 के आसपास है। तो हम ये कह सकते हैं कि संघ जो है संविधानहीन शक्तियों का, यानी संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार देश की संसद को है। संसद उन विषयों पर जैसे महत्वपूर्ण जो विषय हैं, जैसे देश की रक्षा है, मुद्रा है, बैंकिंग है, ठीक है, तो इन कार्यों को जो है संचालन करने का अधिकार संघ को है, यानी उसके लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधान परिषद को या राज्य विधानसभा को होता है, यानी राज्य जो व्यवस्थापिका है, एक सदनात्मक या दो सदनात्मक जो भी है, तो उसको अधिकार। और समवर्ती सूची पर अधिकार कानून बनाने का अधिकार संसद को और राज्य जो है विधानसभा दोनों को है। और अगर दोनों में विवाद है तो संघ का जो कानून है वो लागू होगा, मान्य होगा। ठीक है, तो संसद के द्वारा ही, संविधान के द्वारा ही शक्तियां बांट दी गई है ताकि आपस में किसी तरह का विवाद न हो। इसके अलावा संविधान निर्माता संघ को मजबूत बनाना चाहते थे, केंद्र को मजबूत बनाना चाहते थे। ठीक है, इससे सूचियों से आपको लग रहा है कि 97 विषय यानी राज्य सूची से ज्यादा विषय संघ को दिए गए। कैसे कह सकते हो कि आप राज्य संघ को मजबूत किया गया है? तो राज्य सूची से ज्यादा विषय संघ को दिए गए, पहली बात। दूसरी बात, समवर्ती सूची पर अगर केंद्र और राज्य में किसी तरह का विवाद है, ठीक है, तो वही कानून लागू होगा, वही मान्य होगा जो संसद बनाती है, यानी संघ का जो कानून है वो लागू होगा, केंद्र का कानून लागू होगा बजाय राज्य विधानसभा। ठीक है, तो इसका मतलब समवर्ती सूची के मामले में भी विवाद की स्थिति में संघ को मजबूत बनाया गया। इसके अलावा इन तीनों सूचियों के अलावा अगर कोई विषय बच गया है तो उसके लिए एक अलग सूची है जिसे अवशिष्ट विषय कहते हैं। अवशिष्ट विषय मतलब इन दोनों के अलावा अगर कोई विषय बच गया है
तो अवशिष्ट विषय या अवशिष्ट सूची जो है उनको भी संघ के पास रखा गया है। इन तीनों सूचियों के अलावा अगर कोई विषय है तो अवशिष्ट सूची में है और वह संघ को बनाया गया, उसमें संघ को जो है कानून संघ का लागू होगा। ठीक है। इसके अलावा संघ को कैसे मजबूत किया गया कि राज्य सूची यानी राज्य अगर सभा चाहे तो जो है संघ सूची के विषय राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संघ को दे सकता है, संसद को दे सकता है। ठीक है। कब, कौन चाहे तो, राज्यसभा चाहे तो। राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से क्या कर सकती है, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार भी संघ को प्रदान कर सकती है। तो हम कह सकते हैं कि तीनों ही चारों मामलों में संघ को मजबूत बनाया गया। ठीक है। तो इसलिए कुछ लोग जो है राजनीति शास्त्री मानते हैं कि इसीलिए भारत को जो है स्थिति को हम कह सकते हैं कि भारत जो है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए क्यों कहा जाता है तो ये आप ये कारण बता सकते हो। ठीक है। क्योंकि राज्यों को जो है संघ की इकाइयों को जो है संघ से अलग होने की छूट नहीं। ठीक है। राज्य विनाशी है लेकिन अविनाशी संघ यानी संघ कभी जो है नहीं टूट सकता। ठीक है। तो भारत की संघात्मक व्यवस्था को जो है हम कह सकते हैं, इसलिए भारतीय जो संघात्मक व्यवस्था को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ भी कह सकते हैं और केंद्रीय वर्चस्व वाला संघवाद भी कह सकते हैं। केंद्रीय वर्चस्व वाला संघवाद ये भारत के शासन की जो है हम कह सकते हैं संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषता है। केंद्रीय वर्चस्व कैसे, हमने बताया कि किसको मजबूत बनाया गया, केंद्र को मजबूत बनाया गया, संघ को मजबूत बनाया गया। ठीक है। बजाय राज्यों के। अमेरिका की तरह नहीं है कि राज्यों को समान शक्तियां हैं केंद्र के समान शक्तियां है और राज्यों को है, राज्य का अलग संविधान हो सकता है, यार ऐसा नहीं। ठीक है। तो वहां इसके केंद्र को मजबूत, सभी मामलों में केंद्र को ज्यादा मजबूत, संघ को ज्यादा मजबूत बनाया गया। इसलिए भारतीय संघवाद को केंद्रीय वर्चस्व वाला संघवाद भी कह सकते हैं और विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ भी कह सकते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि भारत के जो संविधान में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किस प्रकार किया गया है। ठीक है। तो भारत के संघात्मक शासन की पहली विशेषता क्या है कि संविधान के द्वारा शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दिया गया। अब दूसरी विशेषता जो भारतीय संघवाद की है वो है निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका। निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए संविधान क्या है, संविधान हम कह सकते हैं एक किताब है, जब तक उसका पालन नहीं करवाया जाता तो संविधान की रक्षा का दायित्व हमने पढ़ा है किसका होता है, न्यायपालिका। केंद्र और राज्य में शक्तियां तो बांट दी गई है लेकिन अगर किसी तरह का विवाद उत्पन्न होता है तो उसका समाधान कौन करेगा, न्यायपालिका। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो है न्यायपालिका संविधान की संरक्षक होती है, रक्षक होती है, संरक्षक होती है और उसकी देख रेख, संविधान का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखने का काम जो है वो न्यायपालिका। और ये कार्य न्यायपालिका तब उचित तरीके से कर सकती है जब न्यायपालिका क्या हो, निष्पक्ष हो और स्वतंत्र हो। स्वतंत्र निर्णय, अगर उस पर कार्यपालिका का या व्यवस्थापिका का अगर दबाव होगा तो न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रह सकती। ठीक है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका को बाकी दोनों अंगों यानी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से बिल्कुल स्वतंत्र बनाया गया है, स्वतंत्र रखा गया है। ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हो कि न्यायपालिका निष्पक्ष और स्वतंत्र है। ठीक है। संघात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो और निष्पक्ष हो। ठीक है। अगर न्यायपालिका संघ के दबाव में कार्य करती है, संघीय कार्यपालिका के दबाव में कार्य करती है या व्यवस्थापिका के दबाव में कार्य करती है तो वो संघवाद कभी सफल नहीं हो सकता। ठीक है। क्योंकि न्यायपालिका संविधान की संरक्षक होती है। तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है उनमें आपसी अगर किसी तरह का विवाद हो तो उसका निर्णय भी न्यायपालिका ही करती है। ठीक है।
तो सभी तरह के विवादों का, केंद्र और राज्यों के बीच में विवादों का समाधान न्यायपालिका करती है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं हो तो ये नहीं कर पाएगी। इसलिए संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया है, और उसके लिए हम प्रावधान जब न्यायपालिका हम पढ़ेंगे तो बताएंगे कि न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के कौन कौन से प्रावधान हमारे संविधान में किए गए। ठीक है, तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? न्यायपालिका जो है संविधान की रक्षक होती है, संविधान की संरक्षक होती है, रक्षक। ठीक है, न्यायपालिका केंद्र और राज्यों के बीच में किसी तरह का जो विवाद है उसका समाधान कर सकती है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, न्यायपालिका जो है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। आपने मौलिक अधिकार पढ़े हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 32 के तहत जो है 5 प्रकार के लेख जारी करके न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकती है। ठीक है, तो न्यायपालिका कब कर पाएगी ऐसा, यानी केंद्र राज्य में विवादों का उचित समाधान, निष्पक्ष समाधान कब कर पाएगी? जब न्यायपालिका स्वतंत्र हो और निष्पक्ष हो। न्यायपालिका कब मौलिक अधिकारों की रक्षा कर पाएगी? जब वह स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तभी वो संविधान की रक्षा कर पाएगी, अन्यथा तो संविधान ही बदल दिया जाएगा। संशोधन, संविधान की धाराओं में संशोधन तो हो सकता है, लेकिन संविधान, अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी, निष्पक्ष नहीं होगी, तो संविधान को भी बदल के रख सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका ही जो है संविधान की संरक्षक होती है। और पिछले 70 सालों से हमने देखा है कि न्यायपालिका, भारत की जो न्यायपालिका है उसने कई स्वतंत्र निर्णय दिए हैं बिना किसी दबाव के। उसने स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय दिए हैं, डिसीजन दिए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पिछले 70 वर्षों से भारत की जो न्यायपालिका है उसने हमारे संवैधानिक जो ढांचा है, संविधान की रक्षा की है। जब भी ऐसा कोई कार्य हुआ तो न्यायपालिका को एक शक्ति प्राप्त है, वो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। आगे हम पढ़ेंगे, न्यायपालिका पढ़ेंगे, तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, जिसके तहत वो जो है संवैधानिकता की जांच कर सकती है, और इसी शक्ति के दम पर न्यायपालिका ने जो है वो संविधान की रक्षा की है। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यायपालिका का स्वतंत्र होना संघवाद के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो संविधान का जो ढांचा है, संघवाद का जो ढांचा है, वो बिगड़ सकता है। ठीक है, तो भारतीय जो है, इसलिए हमारे जो है यहाँ पर न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया है। ठीक है, नंबर 3, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, देखिए संघवाद, भारत के संघवाद की एक और विशेषता है कि यहाँ पर सबसे बड़ा है संविधान। न कार्यपालिका बड़ी है, न व्यवस्थापिका बड़ी है, और न न्यायपालिका, तो सबसे बड़ा है संविधान। ठीक है, और संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का पालन कितना हो रहा है, यानी वो तो एक पुस्तक है, तो उसका पालन होने का जो मुख्य जिम्मेदारी न्यायपालिका की है कि कितना पालन उसका हो रहा है। ठीक है, तो संघवाद की सफलता का एक मुख्य, हम कह सकते हैं मुख्य, संविधान की सफलता निर्भर करती है जो है न्यायपालिका की निष्पक्षता है। ठीक है, तो और संघवाद तब सफल हो सकता है जब न्यायपालिका निष्पक्ष हो। ठीक है, तो संविधान सबसे बड़ा होता है, किसी भी देश में संविधान सबसे बड़ा होता है, और भारत में संविधान की सर्वोच्चता के अंतर्गत सबसे बड़ा, सबको जो है सबसे उचित, सबसे बड़े स्तर पर जो है संविधान को रखा गया। ठीक है, और हमने शुरुआत में चर्चा की थी कि हम भारत के लोग, यानी भारत को एक स्वतंत्र रूप से इस प्रकार का बनाया गया है, भारत की शासन व्यवस्था को, जिसमें संविधान को सुप्रीम बनाया गया है, संविधान को सर्वोच्च बनाया गया। ठीक है, अगर संविधान, केंद्र और राज्य में किसी तरह का विवाद होता है, यानी केंद्र और राज्य दोनों अपनी अपनी शक्तियां, ना तो केंद्र सरकार बड़ी है ना राज्य सरकार बड़ी है, दोनों अपनी अपनी शक्तियां कहां से प्राप्त करते हैं? संविधान से। संविधान ही शक्तियां देता है। ठीक है, वही बात में पूरे देश का अगर हम देखते हैं कि अमेरिका में संघवाद है, लेकिन वहां राज्यों का अलग संविधान हो सकता है, वहां के प्रांतों का अलग संविधान, लेकिन यहाँ पर ये लक्षण है एकात्मक शासन का, कि भारत में जो है एक ही संविधान बनाया गया है, एकल संविधान है, अर्थात पूरे केंद्र हो या राज्य हो, उनका संविधान एक ही। ठीक है, पूरे देश का एक ही संविधान है, और इसी कारण जो है हम कह सकते हैं कि संविधान की रक्षा का जो दायित्व है वो
इनको है, ठीक है। तो पूरे देश का एक ही संविधान है और संविधान सर्वोच्च होने पर ही वो केंद्र और राज्य के जो आपसी डिसीजन ले सकता है, आपसे निर्णय कर सकता है। तो अमेरिका की तरह, हालांकि अमेरिका में संघवाद है, एक मजबूत संघवाद है, लेकिन वहां पर केंद्र और राज्यों का अलग अलग संविधान है। हमारे यहाँ पर केंद्र और राज्यों का अलग संविधान नहीं है, बल्कि पूरे देश का एक ही संविधान है, ठीक है। तो ये भारत की एक अनोखी विशेषता है। संघवाद में केंद्र और राज्य को बराबर शक्तियां प्राप्त होती है अमेरिका की तरह, लेकिन यहाँ पर संघवाद है, उसके बावजूद भी जो है एकल संविधान है, अर्थात पूरे देश का केंद्र और राज्यों का संविधान एक ही है, उसी का अनुसरण दोनों करते हैं, ठीक है। तो ये एक अनोखी विशेषता हम कह सकते हैं। संविधान की सर्वोच्चता या एकल संविधान होना ये एकात्मक की विशेषता है, फिर भी हमारे यहाँ पर भारतीय संघात्मक शासन में इसको स्वीकार किया गया, ठीक है। अब चौथी जो विशेषता है भारतीय संघात्मक शासन की, आप ये विशेषता इसमें एकात्मक शासन की कह सकते हो। एकल संविधान होना एकात्मक शासन की विशेषता है। भारत में हालांकि संघात्मक है, फिर भी संविधान को जो है एक ही संविधान है पूरे केंद्र और राज्यों का, ठीक है। तो ये एक अनोखी विशेषता है भारत के संघात्मक शासन की। नंबर 4, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, देखिए ये भी भारत के संविधान संघात्मक शासन की एक अनोखी विशेषता है, ठीक है, जो अन्य संघात्मक शासन में नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये एकात्मक शासन की मुख्य विशेषता होती है, ठीक है, फिर भी हमारे संघात्मक शासन में इसको स्वीकार किया गया। तो एकल नागरिकता क्या है कि अमेरिका में केंद्र और उसके जो राज्य हैं, संघ और उसकी जो इकाइयों को जो है अलग अलग नागरिकता प्राप्त है। अगर अमेरिका में कोई न्यूयॉर्क में रहता है तो वो पहले न्यूयॉर्कियन है, यानी पहले से न्यूयॉर्क की नागरिकता प्राप्त है, बाद में हमें संयुक्त राज्य अमेरिका की प्राप्त, यानी केंद्र और राज्यों की अलग अलग नागरिकता है। पहले राज्य की इकाई का नागरिक है, वो राज्यों का नागरिक है, और बाद में केंद्र, यानी दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता संघात्मक शासन की मुख्य विशेषता होती है, ठीक है। क्योंकि भारत संघात्मक है, फिर भी इस विशेषता को अपनाया नहीं गया है, ठीक है। ये एकल शासन, एकात्मक शासन की विशेषता को जो है स्वीकार किया गया है, ठीक है। तो दोहरी नागरिकता नहीं है, बल्कि एकल नागरिकता भारत में जो है। अर्थात अगर व्यक्ति राजस्थान में रहता है या गुजरात में रहता है तो उसको राजस्थान की नागरिकता या बाद में एक भारत की नागरिकता नहीं, चाहे वो राजस्थानी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे महाराष्ट्र मराठी हो, सबको एक ही नागरिकता है, वो है भारत की नागरिकता। अर्थात राज्य की, स्टेट की अलग नागरिकता नहीं है, ठीक है। यहाँ गुजराती है या राजस्थानी है तो उसको ऐसा नहीं कि पहले राजस्थान की नागरिकता है और बाद में भारत की, नहीं। भारत में संघात्मक शासन होते हुए भी एकल नागरिकता को स्वीकार किया गया है। अर्थात राजस्थान का हो चाहे गुजरात का हो, सभी को एक ही नागरिकता प्राप्त है, वो है भारत की नागरिकता। सब भारत के नागरिक है, नहीं राजस्थान या गुजरात, ठीक है। तो ये विशेषता किसकी होती है? एकात्मक शासन, परंतु फिर भी भारत के संघात्मक शासन में इसको अपनाया गया है, ठीक है। एक कारण है, संविधान निर्माता इस चीज को जानते थे कि अगर दोहरी नागरिकता दी गई, संघात्मक शासन की जो मुख्य विशेषता होती है दोहरी नागरिकता, अगर उसको स्वीकार किया गया तो देश का विखंडन, देश के टुकड़े होने का भय था, ठीक है। इसीलिए सभी को एकात्मक नागरिकता ही प्राप्त है, अर्थात सभी को भारत की नागरिकता ही प्राप्त है। तो ये भी हम कह सकते हैं भारत के संविधान संघात्मक शासन की एक अनोखी विशेषता। ये विशेषता भी एकात्मक शासन की और ये एकल नागरिकता भी एकात्मक शासन की, लेकिन फिर भी भारत के संघात्मक शासन में इसको स्वीकार किया गया है, ठीक है। पांचवी विशेषता अगर हम कहें तो केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन, राज्यसभा, देखिए केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन,
हालांकि केंद्रीय व्यवस्थापिका, भारत में केंद्रीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद। ठीक है, और संसद के दो सदन हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा किसका? राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात सभी 28 राज्यों में जो है राज्यसभा में सीटें प्राप्त है। तो राज्यसभा जो है वो किसका सदन है? राज्यों का सदन है। ठीक है, जो कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्य की जो इकाइयां, जो संघ की इकाइयां हैं राज्य, उनका प्रतिनिधित्व करती है। तो राज्यसभा में सीटों, ये सदन जो है, संसद के दो सदन है, उसमें से लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये राज्यसभा जो है वो राज्यों को जो है संसद में उचित स्थान दिलाती है, अर्थात राज्यों को जो है प्रतिनिधित्व करती है। तो ये कारण, इसका कारण क्या है कि भारत में जो है संघवाद को मजबूत करने के लिए व्यवस्थापिका के दो सदन बनाए गए, लोकसभा और राज्यसभा, और जिसमें से राज्यसभा को राज्यों का सदन बनाया गया है, अर्थात इसमें सभी राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अमेरिका में जो सीनेट है, अमेरिका का जो द्वितीय सदन है सीनेट, उसमें सभी राज्यों को दो दो प्रतिनिधि, यानी कुल 50 राज्य हैं तो 50 इंटू 2 यानी 100 सीनेट को 100 जो है सीटें हैं। सभी राज्यों को, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राज्यसभा में राज्यों को जो है उचित प्रतिनिधित्व उन जनसंख्या के आधार पर दिया गया, अर्थात जो राज्य, जिसकी राज्य की जनसंख्या अलग होगी, जैसे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें, तो कुछ राज्यों में एक एक सीटें भी है। जो राज्य जितना बड़ा होगा जनसंख्या के आधार पर, उसको उतने ही राज्यसभा में सीटें प्राप्त है। तो राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो दो सदन रखने का मुख्य कारण यही है कि एक जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन होगा लोकसभा, और एक राज्यसभा ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, ताकि राज्यों की जो भी समस्याएं हैं उसका उचित निवारण ये कर सके। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अमेरिका में भले सीनेट है जिसमें सभी राज्यों को बराबर प्रतिनिधित्व प्राप्त है, 50 राज्यों में प्रत्येक राज्य से 2 सीटें हैं वहां के जो सीनेट, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ पर सभी राज्यों को जनसंख्या के अनुपात में जो है सीटें राज्यसभा में दी गई। ठीक है, तो राज्यों की जो भी समस्या है वो राज्यसभा में रखी जा सकती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि दो सदन रखने से एक सदन जो है वो जनता का प्रतिनिधित्व कर सकता है और एक सदन जो है वो किसका प्रतिनिधित्व कर सकता है? राज्यों का प्रतिनिधित्व। राज्यों की जो भी समस्या है वो राज्यसभा में रखी जाएगी। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं। अगर एक ही सदन होता है तो राज्यों की जो है हम कह सकते हैं जो भी समस्या है उसका समाधान नहीं हो सकता है। तो दो सदन रखने का उद्देश्य यही है कि एक सदन जनता का प्रतिनिधित्व करे और एक सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो है भारतीय संघवाद को मजबूत करने के लिए व्यवस्थापिका, संघीय व्यवस्थापिका या केंद्रीय व्यवस्थापिका के दो सदन बनाए गए हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि राज्यसभा जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और वो राज्यों की जो भी समस्या है उसका समाधान या उसका जो है केंद्रीय जो व्यवस्थापिका में उठाती है। ठीक है, तो छठा जो पॉइंट है, छठी विशेषता भारत के संघात्मक शासन की है, वो है राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद। ठीक है, देखिए राज्यपाल जिसे अंग्रेजी में गवर्नर कहते हैं, यहाँ पर गवर्नर जो है वो राज्यों का, राज्यसभा जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति होता है, संघ में राष्ट्रपति होता है, उसी तरह राज्यों में गवर्नर या राज्यपाल का पद इसलिए बनाया गया है ताकि वो केंद्र जो है राज्यसभा पर, राज्य को पर उचित नियंत्रण रखे। राज्यपाल केंद्र का एजेंट होता है या केंद्र के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है और वो राज्यों पर निगरानी रखता है। ठीक है, तो ये पद, राज्यपाल का जो पद इसीलिए रखा गया है ताकि केंद्र का राज्यों पर उचित नियंत्रण रहे कि राज्यों की सरकार संवैधानिक रूप से चल रही है या नहीं चल रही है। राज्यों की जो भी घटनाएं हैं, राज्यों में जो भी संवैधानिकता की जो स्थिति है, उसके बारे में समय समय पर वो केंद्र को जो है वो उचित रूप से सूचित करता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि राज्यसभा जो है
राज्यपाल का जो पद रखा गया है ताकि वो केंद्र के नियंत्रण में रहे, राज्य संविधान के अनुसार चले, इसके लिए राज्यपाल का पद रखा है। राज्यपाल एक तरह से केंद्र का एजेंट होता है। तो राज्यपाल संघीय व्यवस्था का एक अंग होता है जो केंद्र द्वारा नियुक्त किया। राज्यपाल नियुक्त कौन करता है? केंद्र सरकार नियुक्त करती है उसको। और कार्य कहां पर करता है? वो राज्यों में। और वे राज्यों में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। केंद्र का प्रतिनिधि, केंद्र का भेजा हुआ प्रतिनिधि होता है और केंद्र ही उसको नियुक्त करता है और वही उसे हटाता है। ठीक है, उसका कार्य क्या है? राज्यों पर समय नियंत्रण रखना, राज्यों की संवैधानिक स्थिति की जानकारी समय समय पर केंद्र को देना। तो राज्यपाल का पद इसीलिए रखा है ताकि जो है केंद्र को राज्यों की सारी स्थिति की जानकारी समय समय पर होती रहे। ठीक है, राज्य में ऐसा कोई कानून नहीं बन पाए जो संविधान के विरुद्ध हो। अगर ऐसा होता है तो उस कार्य को जो है वो राज्य राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रोक सकता है। तो राज्यपाल का पद हम कह सकते हैं केंद्र और राज्यों को आपस में जोड़ने वाली कड़ी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, सो समय समय पर राज्यों की स्थिति की सूचना केंद्र तक पहुंचाता रहता है। तो ये राज्यपाल का पद केंद्र और राज्यों को जोड़ने के लिए बनाया है। ठीक है, तो आज हमने भारत के संघात्मक शासन की जो 6 विशेषताएं पढ़ ली है। न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया है ताकि वो जो है केंद्र और राज्यों को विवाद को सुलझाए। संविधान सर्वोच्च बनाया गया है, संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की गई है। और एकल नागरिकता, ये दोनों विशेषताएं संघात्मक एकात्मक शासन की है, फिर भी हमारे यहाँ पर संघात्मक शासन में स्वीकार की गई। ठीक है, राज्यसभा जो दूसरा सदन है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और राज्यपाल का पद दोनों को जोड़ने के लिए कार्य करता है। तो ये है भारत के संघात्मक शासन की अनोखी विशेषताएं है। ठीक है, तो आज के हमने टॉपिक में ये चर्चा की थी कि भारत के संघात्मक शासन की क्या प्रमुख विशेषताएं। आपसे पूछा जाए कि भारत के संघात्मक शासन में कौन सी विशेषताएं हैं जो एकात्मक शासन की है। ठीक है, तो एकात्मक शासन की जो विषय है तो एकात्मक शासन की, लेकिन फिर भी भारत के संघात्मक शासन में इनको रखा गया है। तो ये 2 विशेषताएं, जैसे एक तो कहते हैं संविधान की सर्वोच्चता और एकल नागरिकता। ठीक है, अमेरिका में 50 राज्य है तो राज्यों का अलग संविधान हो सकता है, राज्य अपने अपने अलग प्रावधान बना सकते हैं, अलग संविधान बना सकते हैं। ठीक है, ये विशेषताएं एकात्मक की होती है कि संविधान सर्वोच्च हो, लेकिन फिर भी भारत के संघात्मक शासन में है, यानी पूरे देश का संविधान एक है, एक ही संविधान है और उसी का अनुसार केंद्र और राज्य उसी के अनुसार देश का शासन चलता है। दूसरी विशेषता जो एकात्मक शासन की है फिर भी भारत के संघात्मक शासन में अपनाई गई है वो है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता एकात्मक शासन की विशेषता होती है, पूरे देश के लोगों को एक ही नागरिकता होती है देश की। हालांकि भारत में संघात्मक शासन है फिर भी इस एकात्मक विशेषता को अपनाया गया है, यानी अगर आप राजस्थानी हो, गुजराती हो, मराठी हो, लेकिन सभी को नागरिकता एक ही, वो है भारत की नागरिकता। तो ये एकात्मक की विशेषता है फिर भी यहाँ पर जो है अपनाया गया। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो हम कह सकते हैं एकात्मक की है फिर भी भारत के संघात्मक शासन में अपनाई गई है। तो आज के बाद में हमने चर्चा की थी कि भारत का संघात्मक शासन एक अनोखी विशेषताएं रखता है। इसका मतलब प्योर शुद्ध रूप से ये संघात्मक नहीं है, बल्कि कुछ लक्षण इसमें एकात्मक शासन के भी हैं। ठीक है, और भारत के संघात्मक शासन की और क्या विशेषताएं होगी उसको हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।